टीसीएस पर बात कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि फ्राइडे को हमने इस पर बात की थी और थर्सडे नाइट को जो डेवलपमेंट हुई थी, देश की सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी टीसीएस में लीडरशिप चेंज हुआ था। टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। सबको चौंका दिया उस इस्तीफे ने। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसमें उनका जो एटीट्यूड था काफ़ी एक फ्लैम्बॉयंट, तो वो हमेशा से रहे हैं खैर, लेकिन एक रिपोर्टर के अंदर एक होता है ना कि पता किया जाए कि आखिरकार हुआ क्या था। तो हमारी सहयोगी हैं चंद्रा श्रीकांत जी, मनी कंट्रोल की टेक एडिटर हैं वो, और उन्होंने जिम्मा उठाया सबसे पहले ये काम करने का, और आज बाकी पब्लिकेशंस ने उनकी स्टोरी को फॉलो अप भी किया है। तो चंद्रा, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्कूप निकाला आपने फिर? गुड मॉर्निंग अनुज। जैसे कि आपने बताया, टीसीएस के 55 साल के इतिहास में उनका सिर्फ 4 सीईओज रहे हैं, और अगर आप राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो उनके कार्यकाल में अभी भी 4 साल बाकी थे। इसीलिए उनके इस्तीफे ने सबको हैरान कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर आप कंपनी और राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो उन्होंने बताया कि ये थकावट की वजह से है, क्योंकि मैंने 40 क्वार्टर्स अर्निंग किया है, मैं पक गया हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, मेरे काम से रुचि उठ गई है। लेकिन मैंने अपने सूत्रों से बात की थर्सडे से लेकर शनिवार तक, जब हमने ये स्टोरी मनी मनी कंट्रोल पे चलाई, और मुझे पता चला कि राजेश गोपीनाथन इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इसके 4-5 मुख्य कारण थे। ऐसा नहीं था कि वो थक गए थे या पक गए थे। 4-5 मुख्य कारण थे जिसके वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो पहला कारण ये था कि उनके बीच और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच विचारों और सिद्धांतों में थोड़े मतभेद हुए थे। इतना कि एन चंद्रशेखरन ने फरवरी में दोहा का एक मीटिंग हुआ था टीसीएस के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का। उस मीटिंग में एन चंद्रशेखरन ने जाहिर किया था कि वो टीसीएस के ग्रोथ से नाखुश थे, क्योंकि अगर आप पिछले 3 सालों से देखेंगे तो टीसीएस का ग्रोथ एक्सेंचर से कम था और इन्फोसिस से भी कम था। तो इस बातों से वो नाखुश थे। ये कारण एक था। कारण दो, पिछले साल टीसीएस ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग किया था, और ये रिस्ट्रक्चरिंग मतलब काफी यूनिक थी। जो क्लाइंट्स थे वो वर्टिकल्स और ज्योग्राफीज में बांटा नहीं किया था, रेवेन्यू साइज से बांट दिया गया था। तो इससे काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स नाखुश थे। इनफैक्ट हमें पता लगा था कि कृति वासन, जो कि टीसीएस के सीईओ बनने वाले हैं, वो खुद ये रिस्ट्रक्चरिंग से नाखुश थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्टिकल बीएफएसआई, जो टीसीएस को 40% रेवेन्यू देती है, उसको बाहर रख दिया ये रिस्ट्रक्चरिंग से। इसके अलावा अगर आप राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन लोग उनसे बात करने से थोड़ा डरते थे, कांपते थे, क्योंकि उनको उतना ज्यादा पेशेंस नहीं था। और अगर आप उनको देखेंगे तो वो ज्यादा सीएफओ रह चुके हैं, इसलिए उनको मार्जिन्स की परेशानी थी, फाइनेंशियल्स की परेशानी थी, इसलिए वो बड़े डील्स जो कि लो मार्जिन थे वो नहीं लेते थे। इसलिए इन्फोसिस ने बहुत बड़े डील्स जीते थे, और वो ट्रैवल करने से भी उतना रुचि नहीं लेते थे, इसलिए वो क्लाइंट्स मिलने के लिए उतना ट्रैवल नहीं करते थे महीने भर, जो कि एन चंद्रशेखरन बहुत ज्यादा करते थे। इससे ज्यादा इसके अलावा लोग काफी नाखुश थे सीनियर लीडरशिप में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस, 3-4 कारण थे जिसके वजह से राजेश गोपीनाथन को फाइनली इस्तीफा देना पड़ा पिछले हफ्ते। ओके, शुक्रिया चंद्रा, और ये पूरी जानकारी हमारे लिए रखने के लिए, और बहुत अच्छी हिंदी है आपकी, और मैं तो पहली बार आपसे हिंदी में बात की, तो शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। तो ये एक टीसीएस का स्कूप जो मनी कंट्रोल की तरफ से निकल कर आया, और आज बाकी सब पब्लिकेशन ने भी इसको फॉलो अप किया है। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और मार्केट इस समय मॉर्निंग लो पर 16,900 निफ्टी पर और 39,128 बैंक निफ्टी पर। एक काम करते हैं, क्योंकि इस समय इतना सेलिंग प्रेशर है मार्केट पर, और ख़ास तौर से जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर बात हो रही है, एक शख्स जिसने इस पूरे एपिसोड को कई बार देखा है, और ख़ास तौर से 2008 के लीमन क्राइसिस के बाद मार्केट की पूरी चाल को देखा था,
वो हमारे साथ जुड़ गए हैं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये क्या एक लीमन मोमेंट की तरह देखा जा रहा है इसको मार्केट की तरफ से? हालांकि प्राइस डैमेज उतना नहीं हुआ जितना लीमन के टाइम पे हुआ था, लेकिन प्रेशर तो लग रहा है मार्केट पर। और आपकी क्या अप्रोच होगी और क्या इस डिक्लाइन को बाय किया जाए फिर? हाँ, तो अनुज जी, जैसे ही बैंक्स का ना थोड़ा भी चालू होता है आजकल सबको लीमन याद आ जाता है, क्योंकि लीमन काफी एक मोमेंट था। इसमें दो तीन अंतर है। एक तो जब लीमन हुआ था तब मार्केट काफी तेजी से बढ़ा था, तो एक तरह से मार्केट पीक पे था। इस बार मार्केट में काफी करेक्शन आ चुका है। 18 महीना से भारत में भी ना निफ्टी फ्लैट है। यदि अपने बाकी ग्लोबल मार्केट देखे तो 20% है ना ऊपर से नीचे गिर चुके हैं। तो एक तरह से ना मार्केट उसी यूफोरिक स्टेज में नहीं है जो उस टाइम पे था लीमन क्राइसिस पे। दूसरा है ना, सब सेंट्रल बैंक्स को एक तरह से अब तजुर्बा हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया लीमन का। तो इसीलिए अपने देखे तो हर एक सेंट्रल बैंक अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि भाई वो क्राइसिस को रोके। पिछले वीकेंड में ना यूएस फेड बढ़ा और है ना गारंटी कर दिया पूरे डिपॉजिट्स को। इस बार वीकेंड पे पूरा वीकेंड है ना स्विस बैंक्स काम करके है ना सीएसएफबी को कर दिए। तो एक तरह से अभी ये टू बिग टू फेल जो हो गया ना बैंक्स का, वो सेंट्रल बैंक्स ज्यादा होने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ करके है ना एक बैकस्टॉप करेंगे, कुछ गारंटी करके वो सेम फाइनेंशियल क्राइसिस होने नहीं देंगे। तो ये दो कारण है जो लग रहा है कि वो लीमन क्राइसिस नहीं आएगा, पर फिर भी जो है एक अनसर्टनिटी तो फैली गई है वातावरण में कि भाई बैंक्स काफी प्रेशर में आ चुके हैं। जो इंटरेस्ट रेट जीरो था, जीरो से जो बढ़ के अब 4.5-5 हो रहा है, तो उसमें बैंक पे प्रेशर काफी है और है ना पूरा सिस्टम एक तरह से थोड़ा सा नर्वस हो चुका है। तो इसलिए मार्केट करेक्ट हो रहा है। और वैसे भी मार्केट है ना कई दिन से ऐसे महंगा पड़ा था, कंसोलिडेशन में था। तो एक तरह से ये करेक्शन मेरे ख्याल से हेल्दी होएगा। लोअर लेवल पे बाइंग करना चाहिए। ज्योति जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक बात, थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो रही है, वीडियो थोड़ा फ्रीज हो रहा है, उसको जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, फिर दो तीन कॉल्स और ले लेते हैं। इस समय स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। आपकी कॉल्स क्या होंगी इस समय की? जी गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं दोनों तरफ के कॉल देना चाहूंगी। वन विल बी बाय कॉल एंड दूसरा एक शॉर्ट कॉल रहेगा। बाय कॉल में डॉक्टर रेड्डी मुझे अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कॉल मैं देख रही हूँ कि लास्ट 3 दिन से इसने काफी पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट रखा है। 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वेल प्लेस्ड है, टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशंस में 4465 के आसपास ये चल रहा है। डाउन साइड मुझे लगता है सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है 4400 का। अपसाइड में मैं रैली देख रही हूँ मिनिमम 4560 के रेंज तक ये जा सकता है, तो 100 पॉइंट्स का मोमेंटम रैली में देख रही हूँ यहाँ पे। तो डॉक्टर रेड्डी करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। शॉर्ट कॉल सेकंड मेरा शॉर्ट कॉल है जो कि है एसीसी पे। एसीसी पे अगर आप 2-3 दिन का चार्ट देखोगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन में लोअर बैंड में भी चल रहा है। अपसाइड अभी जो क्लस्टर सपोर्ट है अराउंड 1700 के आसपास है, वो मुझे लगता है मैं प्रीम कर रही हूँ कि ये ब्रेकडाउन दे देगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो रहा है तो इसमें भी मुझे ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। तो इसी से शॉर्ट जाइएगा, 1740 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। नीचे में एटलीस्ट 1660 के लेवल्स में देखती हूँ। ओके, चलिए ठीक है। तो एक बाय और एक सेल कॉल यहाँ पर आपके लिए। सचिन, क्विकली आपकी इस समय की कॉल्स? सब अनम्यूट पर हैं, म्यूट पर हैं इस समय। सचिन जी, अनम्यूट करिए। सॉरी अनुज जी, आई थिंक ऑलरेडी काफी सारे कॉल्स यहाँ पर एक्टिव है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेश जो प्रेशर नजर आ रहा है वो अभी ऑटो काउंटर्स पे है। एंड उसमें से ऑलरेडी मारुति में एक अच्छी मूव अनलॉक हुई है एंड मुझे लग रहा है सेकंड इन लाइन टाटा मोटर्स होना चाहिए। तो जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को तोड़ा है, प्लस एक काइंड ऑफ एन ओपन हाई एग्जिबिट किया है फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पर 402 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। थोड़ा सा यहाँ पर बिकवाली ऑलरेडी हुई है, तो एक पुल बैक पे मुझे लग रहा है 411 तक का आपको ये पर्टिकुलर शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करनी है। स्टॉप लॉस आपको 413.50 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है अराउंड 402 के आसपास। प्रकाश सर, आपकी कॉल्स क्या रहेंगी? दो। वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे कॉल्स हैं शॉर्ट साइड और पहला कॉल रहेगा IEX। यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन नजर आता है, डाउन मूव शुरू हुआ है, ट्रेड करा है 148 के आसपास, 150 का स्टॉप लगाइए, डाउन साइड ओपन टू 145। तो IEX पर ध्यान देना चाहिए, ऑन द शॉर्ट साइड वीकनेस है। दूसरा स्टॉक जो है फाइनेंशियल से है उज्जीवन, यहाँ पर भी वीकनेस है, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है।
हाँ, अभी रिसेंट जो लो है उसके आसपास ट्रेड करा है, लेकिन वो टूट जाएगा। ट्रेड करा है 253 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 255, ज्यादा नहीं। डाउन साइड 250 ब्रीच हो जाएगा तो 248 भी देखेंगे उज्जीवन में। यस, वीक उज्जीवन। ओके चलिए, अब एक काम कराती हैं, अमित की ट्रेड्स हो गई थी शायद, तो ज्योति के पास वापस चलते हैं। अब ज्योति जी सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अब रिजॉल्व हो गया है वो। तो बात हो रही थी पूरी के पूरे बैंकिंग सिस्टम को लेकर। इंडिया में लीमन क्राइसिस वाज द बेस्ट टाइम टू बाय, लेकिन रेट्स काफ़ी गिरे थे ऑब्वियसली। इस समय आपको लग रहा है कि जो टॉप टियर बैंक्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर है, ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, इनमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, क्या ये बाय हैं इस समय? हाँ, तो अनुज जी, जैसे पिछले शो पे भी शायद अपने जिक्र किए थे कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है अगले 1-2 साल से, पर जो पिछले साल काफी शेयर प्राइस में तेजी आई थी, उसके कारण एक कंसोलिडेशन फेज में रहना चाहिए थोड़े दिन के लिए, और अपने को वो देखने मिल रहा है अभी, है ना। थोड़े करेक्शन आए हैं बैंक स्टॉक्स में, तो ये जो पुल बैक फेज है जो नीचे आ रहा है, उसमें है ना करेक्शन में अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। अगले 2-3 साल में बैंकिंग सेक्टर भारत में अच्छा करेगा। अपने यहाँ ये जो सेम स्ट्रेस है वो स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशंस काफी है ना स्ट्रिक्ट है। तो अनलाइक है ना यूएस में भी काफी उन लोगों ने नरमी कर दी थी रेगुलेशन में, अपने यहाँ रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है, तो इसके कारण वो सेम प्रेशर नहीं आएगा। और दूसरा, क्लीन अप बैंक्स में पिछले 3-4 साल में काफी हो चुके हैं भारत में। अच्छा, बैंकिंग पे अपना एक टिक दिया ज्योति वजह, एक और चीज़, आई मीन ये जो एफआईज की सेलिंग सुर्खियां बटोर रही है, रोज बरोज अगर आप देखें 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डेरिवेटिव्स के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो वैसे ही ग्लोबली अगर आप देखें मनी कॉस्टली है, ऊपर से यूएस अगर आप देखें खुद दिक्कत में, मतलब वहाँ इक्विटी में लिक्विडेशन। अभी आपको लगता है क्या, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि अब यहाँ से और कितनी सेलिंग, अभी ये सेलिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है, क्योंकि इसका इंपैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स पे विजिबल है। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, दिग्गज, एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस खाली हो रहे हैं, मीन ह्यूज लिक्विडेशन है। तो ये अभी कितना और चल सकता है सर, आपका व्यू इस पर? वीरेंद्र जी, इसमें दो चीज है। एक तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण है ना एक तरह से शिफ्ट देखने मिल रहा है कि भाई अभी डेट इतना खराब नहीं है, डेट में भी अच्छा रिटर्न आना चालू हो गया है, तो इक्विटी से पैसा थोड़ा मार्जिन पे डेट पे जा रहा है। वो है ना ग्लोबली देखने मिल रहा है, भारत में भी वो देखने मिल रहा है। थोड़े थोड़े लोग अब सोचने लग रहे हैं कि भाई थोड़ा डेट ले ले क्या, तो उसके कारण इक्विटी का जो पैसा है वो एक तरह से थोड़ा कम हो रहा है। दूसरा, जब भी कुछ भी क्राइसिस आता है तो लोग इमर्जिंग मार्केट से दूर हटके ना डेवलप मार्केट में चले जाते हैं, ताकि क्राइसिस तो डेवलप मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में नहीं है, फिर भी वो एक रहता है कि भाई होम कंट्री में चला जाओ, वहां पे सेफ्टी है क्योंकि क्राइसिस है। तो उसके कारण इमर्जिंग मार्केट में फ्लो थोड़ा कम हो रहा है, और इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा है, तो उस तरह से इंडिया में भी इमर्जिंग मार्केट का फ्लो कम होने से इंडिया में भी फ्लो कम हो रहा है, थोड़ा सेलिंग देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि काफी आउटफ्लो देखने को मिल गया है एफआई की तरफ से। एक तरह से इंडिया का वैल्यूएशन अभी भी महंगा है, तो सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो एक तरह से इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया पीई बेसिस पे कुछ 70-80% महंगा है अभी भी। ये जरा कंप्रेस हो जावे, थोड़ा ना 80-50% के आसपास आ जावे, तो मेरे ख्याल से भारत में वापस एफआई फ्लो आना चालू हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो बात हुई एफआई फ्लो की, लेकिन बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पे, स्पेशली क्रूड को देखते हुए, मेटल्स को देखते हुए, स्पेशली जो कमोडिटी यूजर्स हैं, आई मीन फॉर इंस्टेंस बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट। दरअसल ये तब भी टूट रहे थे जब बाजार चल रहा था, व्हेन द मंथ ऑफ आई थिंक नवंबर लास्ट, जब हम ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे थे, तब भी टूट रहे थे। देन गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, यू टेक ऑन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम तो है ही अगर आप देखें गोल्ड फाइनेंस में, लेकिन कुछ बैंकों के पास बहुत, अगर आप देखें, अच्छा गोल्ड फाइनेंस कारोबार भी है, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक है। तो इस क्लास को आप कैसे अप्रोच करेंगे जो कि कमोडिटीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? तो आपने सही कहा वीरेंद्र जी, काफी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। एक तो एकदम मैक्रो देखे तो क्रूड जो गिर रहा है भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रूड अपना सबसे ज्यादा है ना इंपोर्ट आइटम में नंबर 1 है। तो अपना जो एक फियर था कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, तो वो भी एक है ना कम हो जाएगा अभी।
दूसरा है ना, कमोडिटी जो यूजर्स हैं, जो कमोडिटी को यूज करते हैं, उनका है ना रॉ मटेरियल प्राइस घट रहा है। तो हम लोग को पेंस इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दो कारण है उसके। काफी महंगे हैं ये सब शेयर, काफी अच्छा कर चुके हैं पिछले 7-8 साल से। और दूसरा, इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। 2-3 बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं पेंट के अंदर, जिनका भी है ना एक तरह से पॉकेट्स डीप है। वो थोड़े साल है ना लॉस बेयर कर सकते हैं, उनको एंट्री चाहिए तो मार्केट शेयर के लिए वो थोड़ा फाइट करेंगे, और है ना हो सकता है 1-2 साल लॉस करेंगे कि भाई मेरे को मार्केट शेयर मिल जावे। तो इसलिए थोड़ा पेंस पे हम लोग की नजरिए थोड़ी कम है। यही सेम है ना जो थीम है, उस पे है ना 2-3 दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। एक तो है ना सीमेंट है। सीमेंट के है ना रॉ मटेरियल्स काफी बढ़ चुके थे, वो भी है ना कोल बेस्ड है, तो सीमेंट के रॉ मटेरियल घट चुके हैं। तो यदि इस क्वार्टर में भी देखे तो 150 से 200 रुपया पर टन है ना उनको राहत मिलेगी रॉ मटेरियल में। तो एक तरह से मार्जिन 150-200 रुपया पर टन बढ़ जाएगा। जो है ना एबिटा पर टन देखेंगे तो 10-15% एबिटा पर टन बढ़ जाता है, सिर्फ है ना रॉ मटेरियल के भाव कम हो जाने से। दूसरा है ना जैसे सेरेमिक्स है, टाइल्स कंपनी है, वहां पे गैस बड़ा रॉ मटेरियल है, गैस के भाव थोड़ा कम होने चालू हुए, तो वहां भी है ना उनको एबिटा पर टन में अभी काफी राहत मिलेगी। तो ये दो सेगमेंट है जहां पे ना इतना स्टॉक्स चला नहीं है, इतने महंगे नहीं है, जहां पे ना यही सेम थीम का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा आपने जिक्र किया था गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए गोल्ड प्राइस अच्छा है, पर इसमें एक ही है, पूरा इंडस्ट्री देखे तो बैंक से ना काफी जोर से अब गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में आ रहे हैं। तो जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है उनको थोड़ा प्रेशर हो रहा है कि भाई बैंक्स तो सस्ता देते हैं लोन्स। तो अभी तक गोल्ड फाइनेंस कंपनी से लोग ले रहे थे, क्योंकि है ना वो बहुत जल्दी 2 घंटा 3 घंटा में भी लोन दे देते थे। पर अभी वो बैंक्स भी है ना कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग जल्दी से लोन दे चुके। तो हम लोग का है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को अगले 3-4 साल में प्रेशर रहेगा ही। थोड़ा सा अभी राहत मिला है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले गए, पर है ना 3-4 साल में स्ट्रक्चरली उनके पे प्रेशर रहेगा। तो इसके लिए जो बैंक्स है जो ज्यादा गोल्ड फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, उनको है ना देखना चाहिए ज्यादा। ओके, अच्छा, थोड़ा वापस एक बैंडविड्थ का इशू हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक और सवाल लेने की। आईटी पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है क्योंकि बीएफएसआई बहुत बड़ा क्लाइंट है। ये नी जर्क है या फिर यहाँ पर बाय बनता है, कंसिडरिंग कि अब वैल्यूएशंस वापस एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में, ज्योति जी, वापस प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुकी हैं कुछ स्टॉक्स में? हाँ तो अनुज जी, हाँ ये ना हम लोग आईटी पे काफी अंडरवेट रहे हैं पिछले 18 महीने से, अभी भी अंडरवेट है। हम लोग बार बार देखते हैं कि भाई अब वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, तो अब लेना चाहिए क्या। यहाँ पे बस अभी ये जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो काफी कम है, क्योंकि बीएफएसआई पे प्रेशर आ रहा है। यूएस का रिसेशन का बात चालू है, अभी तक यूएस इकोनॉमी वीक भी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने में अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी कम रहेगी, कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होने के स्कोप है अर्निंग्स में। जो तो इसलिए ना अभी भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, पर इसको काफी ऐसे नजरिए से देख रहे हैं कि कहीं भी है ना बहुत ज्यादा स्टॉक्स गिर जावे, या फिर कुछ है ना यूएस इकोनॉमी में बदलाव आ जावे, तो फिर ये स्टॉक्स में हम लोग फिर एंट्री मारेंगे। ओके, चलिए ज्योति जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब मार्केट टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब एक काम करते हैं, एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं वापस। 16,895 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी 39,100 पर। एक बार जरा कुफोज वापस लेकर आइए। मैं उसका एक बार वो ऑप्शन देख रहा था, 170 का टारगेट था सचिन का, 160 लगाकर आया अभी वो ऑप्शन। 3900 का जो ऑप्शन था पुट ऑप्शन, वो 160 लगाकर आया है। सचिन, कोई और ट्रेड इस समय यहाँ पर आईटी में या कहीं और? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रेशर काफी एविडेंट है। सुबह से ही निफ्टी आईटी एक वीक नोट पे ही था, एंड जिस तरीके से फॉलो थ्रू मूव्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पिछले हफ्ते में एक इसने अटेम्प्ट किया था एक पुल बैक दिखाने का, वो पर्टिकुलर पुल बैक अभी फेल हुआ है, एंड प्लस अपने थर्सडेज के लो के आसपास ये स्विंग करने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 3505 के ऊपर जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक इस पर्टिकुलर काउंटर में भी दबाव ही रहना चाहिए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3440 का,
एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3400 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। जैम, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि बैंक निफ्टी की 39,000 की पुट में अब बहुत ही डिसाइसिव बाइंग हो रही है। पुट एट डे हाई और ह्यूज कॉल राइटिंग एट 3 स्ट्राइक्स, 39,200, 39,500, और 39,000 की पुट में कुछ देर पहले एग्जिट शुरू हुआ। अब अगर आप देखें वो प्रीमियम जो है वो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी अनुज ने सुबह सुबह बात रेज की थी, हमने डिस्कशन किया भी था SBI, और वाकई अनुज ये एक कल्प्रिट की तरह साबित हो रहा है। और 515, मैं 515 का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3 मार्च के बाद, मतलब इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अब तक सारी बॉडीज का, मतलब जो क्लोज थे और जो इंटरडे अगर आप देखें लो थे, उस ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ। आपका व्यू अमित जी, बिलो 515 SBI का प्रोजेक्शन क्या होगा, क्योंकि वो एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है। आप SBI को कैसे रीड करेंगे इस वक्त? जी काफी वीक स्ट्रक्चर है, एज वी ऑल नो, ट्रेडिंग बिलो ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। और देखेंगे परसों के 17 में इसने एक पिन बार बनाया था 10 डे के आसपास, उसको भी आज वॉयलेट कर दिया फ्राइडे के लो को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इमीडिएट बेसिस में देखा जाए तो 511 पॉसिबल है, और 511 अगर ब्रेक होता है तो 495 तक के टारगेट्स जो कि मेजर सपोर्ट है SBI के, दैट आर पॉसिबल। ओके, एक बार निफ्टी IT वापस लेकर आइए स्क्रीन पर। और सुबह बात हुई थी कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो कोशिश की उसने फ्राइडे को रिक्लेम करने की, लेकिन आज का जो बार बना है निफ्टी IT का, वो फ्राइडे के पूरी ग्रीन बार को अब उसने पूरा वाइप आउट कर दिया। और एक चीज़, जनवरी में जो वो HCL टेक वाली न्यूज़ के बाद जो लो बना था निफ्टी IT का, वो करीब था 27,900 के आसपास। मेरे ख्याल से क्लोज 27,956 पर था, इंट्राडे लो आसपास वहीं कहीं रहा होगा उसका। अब हम उसके काफ़ी करीब हैं 27,950 के, क्योंकि उसके बाद सीधा फिर 52 वीक लो से भी अब सिर्फ 8% दूर रह गए। लेकिन ये जो जितनी भी तेज़ी हुई थी निफ्टी IT में ऊपरी लेवल से, ज़बरदस्त वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर इस इंडेक्स में, और ये क्लियरली बैंकिंग प्रेशर की वजह से है। चलिए एक काम करते हैं, अपने गेस्ट को बोलते हैं शुक्रिया विरूप, और मुझे इजाज़त दीजिए, और नीरज जी की तरफ रुख करते हैं। और नीरज जी, आज तो लग रहा है कि मार्केट एक मोड में है, एक बहुत गंदे वाले ट्रेंड डे के लिए। मतलब आज जिसे कहते हैं एज स्ट्रॉन्ग एज दे कम ट्रेंड डे। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 200 पॉइंट निफ्टी। अनुज, हम लोग जैसे सुबह चर्चा कर रहे थे ना कि बैंकिंग क्राइसिस ना वेरी फार फ्रॉम ओवर, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत ख़राब हो चुके हैं। और जो UBS की डील हुई है उसकी वजह से एशिया में आइए आप, HSBC बैंक, स्टैंड चार्ट बैंक के 6-7% स्टॉक गिरे हैं, और इनके 81 बॉन्ड 5-6 सेंट गिर चुके हैं। जो परपिचुअल बॉन्ड है वो एशिया के सारे लगभग गिरे हुए हैं, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि पता नहीं किसका कहाँ कितना बड़ा एक्सपोजर है। उसके बॉन्ड में, उसके बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको ऑन एयर श्योर कर रहा हूँ कि अभी तक मेरी जानकारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। फिर भी लोग इतना डर गए हैं, क्योंकि पहले बेचो फिर बाद में रिसर्च, पहले बेच लो बाद में देखेंगे यार पता नहीं क्रेडिट स्विस कौन निकला है नया। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है एशियन मार्केट में, इसीलिए धुआंधार मचा हुआ है। और वो जानकारी मेरी एकदम पक्की कि 2 बैंक और यूरोप के जो इस लाइन में खड़े हुए हैं, तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा दिक्कत है, और मार्केट हमारा इसीलिए कमज़ोर बना हुआ। अब देखते हैं ये कब तक होगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और सरकारें फुल फ्लेजेड लगी हुई हैं कि हमको कैसे भी करके इसको संभालना है। होप फॉर द बेस्ट, लेकिन आज तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है। तो खैर चलिए हम लोग इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अनुराग भी हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका से, एनसिट कैपिटल के, उनसे भी समझेंगे भाई अब नेक्स्ट क्या है आपके यहाँ। सारी कोशिश तो आपके यहाँ चल रही है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियाँ ट्रेडर्स हॉटलाइन में।